हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 6 करेंगे, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। इस पाठ में अब सिर्फ हम इस वाली वीडियो में जो विभिन्न जंतु हैं उनमें श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कीटों में श्वसन, कि कीटों में जो श्वसन की प्रक्रिया है वह कैसे होती है। तो देखिए, कीटों में जो श्वसन के लिए गैसों का विनिमय जो है वो कौन से अंग द्वारा होता है, ये अपना पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया श्वास प्रणाल। कि सबसे पहले जो कीट जो होते हैं, कीट में जैसे छोटे मोटे कीड़े, जैसे ये देखिए ये कॉकरोच का ही चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से श्वसन के लिए गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान। ठीक है, तो वो आदान प्रदान किस प्रकार होता है, कौन से अंग द्वारा होता है, तो वह अंग है श्वास प्रणाल। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि जो कीट जो होते हैं उनमें से कॉकरोच का लिया हुआ है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉकरोच में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखें, कॉकरोच जो आंसर लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर चित्र की सहायता से उसे समझेंगे। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये नाम याद रखना है कि जो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं कॉकरोच के शरीर में, ठीक है, उनको कहा जाता है श्वास रंध्र। ठीक, तो जो श्वास रंध्र जो होते हैं इन्हीं से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो है श्वास रंध्रों से श्वास नाल या वातक भी उसे कहा जाता है, या फिर श्वास प्रणाली, ये तीनों नाम में से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, श्वास नाल, वातक या फिर श्वास प्रणाल। ठीक है, ये क्या है, ये वायु नलियाँ होती हैं जो मतलब पूरे जो कॉकरोच है उसके शरीर में फैली होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये चित्र में हम अच्छे से समझेंगे, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। तो उनका पूरा जाल बिछा होता है, इसमें जाकर जो ऑक्सीजन है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु श्वास नाल में आकर श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो अब ये चित्र की मदद से देखते हैं। ये देखें, ये वाला जो चित्र है ये गूगल से लिया गया है, और ये दूसरा साथ वाला जो चित्र है ये आपकी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो जो आपकी बुक का चित्र है उसमें ये देखें, यहाँ पर ये जो इस तरह से ये आपको ये दिखाई दे रही हैं लाइनें। ठीक है, इन लाइनों को जो है ये इस तरह से ये नलिकाएं हैं। ठीक है, इन नलिकाओं का ये पूरे इसके शरीर में जाल होता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है श्वास प्रणाल। ये क्या है, श्वास प्रणाल। ठीक, और इसके अलावा इसके पूरे जो ऊपर वाला जो साइड होती है वहाँ पर छिद्र होते हैं इसकी बॉडी में, तो वो जो छिद्र हैं वो कहलाते हैं श्वास रंध्र। ठीक है, तो श्वास रंध्र जो है वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को लेंगे। जैसे ये साथ वाला जो चित्र है ये गूगल से लिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी बॉडी में जो श्वास रंध्र होते हैं, ठीक है, इनकी मदद से ऑक्सीजन जो है वह इसके शरीर में अंदर जाती है। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड ये स्पाइरेकल जो है ये श्वास रंध्र के लिए ही है। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी में अंदर गई, और ये देखें ये साइड में ये जो दिखा हुआ है ये श्वास प्रणाल की नलिकाएं हैं जो पूरे शरीर में जाल उनका बिछा हुआ होता है। ठीक है, तो अब ये श्वास प्रणाल यानी ट्रैकियल ट्रंक, ये यहाँ से छिद्रों के द्वारा अंदर गई ऑक्सीजन कौन सी, मतलब वायु जो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन समृद्ध वायु। ठीक है, वो अंदर गई, और वहाँ से श्वास प्रणाल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो बाहर आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, उसको अवशोषित करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, मतलब कि श्वास प्रणाल में जो आ गई, वह इन श्वास रंध्रों के द्वारा फिर उसके शरीर से, कॉकरोच के शरीर से बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो इस तरह से कॉकरोच का जो श्वसन तंत्र है वह कार्य करता है। ठीक, तो ये आपको चित्र जो है ये आप चित्र भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, केंचुआ, मेंढक और जोक। ठीक है,
केंचुआ, मेंढक और जोंक, इन जंतुओं में किस अंग द्वारा श्वसन होता है ये बताना है अब आपने। तो देखें, ये तीनों ही जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी त्वचा जो होती है वो आर्द्र होती है, ठीक है, और श्लेष्मयी होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपनी त्वचा से अधिकतर जो इनका गैसों का विनिमय होता है वो किसके कारण होता है, इनकी त्वचा से। और ऐसे श्वसन को त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र जो है वह भी दिया हुआ है इनका, कि ये देखें, ये केंचुए के जो शरीर में से जो त्वचा है उसके वहाँ से ऑक्सीजन ये लेगा श्वसन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देगा। ऐसे ही ये देखें, ये साथ में जोंक का चित्र जो दिया हुआ है, ये जोंक में भी ऐसा ही होता है। जोंक का भी जो त्वचा होती है उसी से यह श्वसन प्रक्रिया करती है। इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वह ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर छोड़ देगी, ठीक है। तो इस तरह से मेंढक की भी त्वचा जो है उससे श्वसन होता है, पर मेंढक में साथ में फेफड़े भी होते हैं। जब वह ज़मीन पे होता है तो वो उन फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि त्वचीय श्वसन भी बहुत सारे जीव करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है जलीय जीव, मतलब जो बिल्कुल ही जल में रहते हैं जीव, वह श्वसन कैसे करते हैं। तो देखें, जैसे मछली होती है, मछली जो है वह बिल्कुल जलीय जीव है, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो इन गिल्स को हिंदी में कहा जाता है गलफड़े। इन गलफड़े या क्लोम की सहायता से जलीय जीव जो होते हैं वह अपना श्वसन करते हैं, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। अगले चित्र में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि क्लोम कैसे संरचना होती है और मछली जो है किस तरह से अपना श्वसन करती है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले जो क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं। मछली श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करती है। तो आंसर है इसका, मछली में पाए जाने वाले क्लोम या गिल जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेकर रक्त वाहिनियों तक पहुंचाते हैं। रक्त वाहिनियों की संख्या क्लोम में अधिक होती है, जो गैस के आदान प्रदान में सहायता करती है। तो देखें, ये चित्र जो आपको नीचे दिया हुआ है, इसमें ये इसकी गिल्स की संरचना है। यहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ हैं जिनमें से रक्त बहता है वो बहुत अधिक संख्या में होती हैं। तो जैसे ही ये क्लोम जो हैं ये ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे पानी में से, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको रक्त वाहिनियों तक फिर ये पहुंचा देंगे, क्योंकि वो सारे के वो जो क्लोम है उसमें ही रक्त वाहिनियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो वो रक्त वाहिनियाँ उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेंगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको छोड़ देंगी। तो वह जो उन्होंने निर्मोचित की कार्बन डाइऑक्साइड वो क्लोम में वापस आ जाएगी और क्लोम के द्वारा वह बाहर भी चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो मछली हैं वो अपने गलफड़ों या फिर जिन्हें हम गिल्स कहते हैं उनकी मदद से श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, ठीक है। तो इस चित्र से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मेंढक के बारे में कि मेंढक जो है वह श्वसन कैसे करता है। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि मेंढक दो तरह से श्वसन करता है, अपनी त्वचा से और साथ में फेफड़ों से, ठीक है। तो उसके फेफड़े और त्वचा दोनों ही उसको श्वसन में मदद करते हैं। त्वचा जब वो गीली होती है उसकी त्वचा, तब वो उससे अपना श्वसन कर लेता है, जो कि क्या लेगी, ऑक्सीजन को लेगी। जैसे इस चित्र की मदद से आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। ये चित्र थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि जो ऑक्सीजन है ये इसकी त्वचा ग्रहण कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर छोड़ देती है। ऐसे ही लंग्स, अगर इसके फेफड़ों की बात की जाए तो फेफड़ों में से भी जो ऑक्सीजन है वह फेफड़े लेंगे, जो कि इसके नासा गुहा यानी कि यहाँ से अंदर इसके फेफड़ों तक जाएगी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो मेंढक जो है दोनों तरह से श्वसन कर सकता है। तो बच्चों, ये जो चित्र है मेंढक वाला और मछली वाला, ये आप अपनी कॉपी में बनाएं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो दिया है वो पौधों के बारे में दिया है कि पौधों में गैसों का विनिमय या आदान प्रदान कौन से अंग द्वारा होता है।
तो देखो, जब हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी थी पहले चैप्टर में, तब हमने देखा था कि पत्तियों में नीचे की साइड में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, ये रंध्र जो होते हैं यही गैसों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब जब इस पत्तियां जो हैं वो है एक ऐसा भाग है जो श्वसन की प्रक्रिया भी करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करती हैं। तो जब इन्हें श्वसन करना होता है तो ये ऑक्सीजन जो है उसको ग्रहण करेंगे इसके रंध्र, और श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं पत्तियाँ। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों प्रक्रम होते हैं। तो ये दोनों प्रक्रम हाँ आगे और अच्छे से समझेंगे। इस वक्त हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर सिर्फ देखते हैं। तो ये देखें कि अगला क्वेश्चन जो है, पौधों में श्वसन किस भाग द्वारा होता है। तो देखें, पौधों का जो सारे भाग होते हैं, मतलब जड़ उसकी, तना उसका, या फिर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां भी, ये सभी भाग उसके श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है बच्चों कि श्वसन प्रक्रिया में पौधों के सभी अंग जो हैं वह श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ ये चित्र की मदद से आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये पत्तियाँ जो हैं ऑक्सीजन लेंगी रंध्र से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी। ये जड़ जो है ये भी मूल रोम जो होते हैं वह ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये जो साथ वाला चित्र है इसमें भी यही दिखाया हुआ है। ये मूल रोम जो होते हैं, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं खाली जगह जो है, यहाँ से वायु है, ये वायु जो है इससे ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जड़ जब श्वसन करती है तो वो मूल रोम जो हैं वह उनकी श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं वायु अवकाशों से, मतलब जो खाली जगह होती हैं उनसे, और फिर श्वसन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और ये जो वायु अवकाश हैं, क्योंकि मूल रोम कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं, है ना, जड़ तो मिट्टी में होती है, तो वहाँ मिट्टी में ही जो खाली जगह होती हैं वहीं से वो वायु ले लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आप इस चित्र की मदद से अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कौन से भाग द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया, पत्तियाँ जो होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण, केवल पत्तियाँ ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन के लिए जड़ या मूल जो है को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है। ये अभी हमने पीछे चित्र में भी देखा था, तो वही आंसर है। देखें, पौधों की जड़ें मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ये चित्र एक बार दोबारा देख लो आप कि ये देखें कि यहाँ पर ये वायु अवकाश हैं, यानी कि ये मृदा के कण हैं, ये जो दिखाए गए हैं ये मृदा के कण हैं, और ये जो बीच बीच में खाली जगह आपको दिख रही है ये मृदा वायु अवकाश हैं, जिनसे मूल रोम जो है ऑक्सीजन या वायु जो है उसको अवशोषित करेंगे और श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये इस क्वेश्चन, ये जो चित्र दिया हुआ है इसी के लिए दिया है। देखें, यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया है, इसमें ये एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जड़ हैं पौधे की, जड़ में जो मूल रोम होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो बाल होते हैं जड़ों के, बिल्कुल छोटी जो वो जड़ हैं मूल रोम, वह यहाँ इसको आगे बढ़ा कर दिखाया गया है। इनके आसपास क्या है, मिट्टी है, ये मिट्टी के कण हैं। ठीक है, ये सारे मृदा के कण हैं, और ये बीच में ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है मूल रोम की, ये मूल रोम है। ठीक, अब मिट्टी में हमारे पास जो कण हैं उनके बीच बीच में खाली जगह होती है जहाँ पर वायु होती है। तो ये वायु अवकाश आप देख सकते हैं, ये वायु अवकाश है। यहाँ से जो मूल रोम है ये जल अवशोषित करते हैं, यहीं ये जल भी होता है और जल के साथ में वायु भी अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ इनको क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन्होंने अवशोषित की, श्वसन का प्रक्रम हुआ, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो निर्मोचित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जड़ें जो हैं वो पौधों में श्वसन का कार्य करती हैं, और सिर्फ जड़ें ही नहीं, तना भी श्वसन का कार्य करता है, उसकी पत्तियां भी श्वसन का कार्य करती हैं। तो पौधे के सभी भाग श्वसन का कार्य करते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वह पौधे में दिन और रात दोनों समय में होती है। तो
आपने ये भी याद रखना है कि ये दिन और रात दोनों समय होगी, परंतु जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो केवल दिन में होती है। तो एक बार हम इसका दोबारा देखें, ये चित्र में भी आपको इसको दोनों का अंतर बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण है यहाँ पर, और इसके साथ वाले चित्र में ये है श्वसन की प्रक्रिया। तो देखें, प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही अच्छे से होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, पत्तियां जो हैं, इसमें कौन भाग लेगा, सिर्फ पत्तियां भाग लेती हैं, ठीक है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगी और वहाँ पर ऑक्सीजन को निर्मोचित कर देती हैं, वो बाहर छोड़ देती हैं, ठीक है। और जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें पत्तियां, तना और जड़ तीनों ही, मतलब नीचे ये जड़, ये तना और पत्तियां, सभी भाग जो हैं वह श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें इनके जो रंध्र होते हैं वह ऑक्सीजन अवशोषित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चित्र थोड़ा सा लाइट में दिखाया गया है, ये थोड़ा अंधेरे में दिखाया गया। तो यहाँ पर यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, और श्वसन जो है दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो रात में क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे देखो, पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो है उसको फिर वो श्वसन में यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण तो केवल दिन में हो रहा है, पर श्वसन दिन और रात दोनों हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रात में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रात के समय पौधे के नीचे नहीं आपने सारी रात गुजारनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात को पौधों द्वारा छोड़ा जाता है, क्योंकि वो श्वसन प्रक्रिया तो करेंगे ही, है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, तो वो पूरी यूज़ नहीं हो पाती है और सफोकेशन से आपका दम घुट सकता है, ठीक। तो इसलिए पूरी रात जो है एक पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं गुजारनी चाहिए, कि उस वक्त वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे द्वारा छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर समझ आ गया होगा कि श्वसन जो है पौधे हमेशा करते रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में करते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि यदि किसी गमले में लगे पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो देखें, जब गमले में आप बहुत अधिक मात्रा में पानी डाल दे रहे हैं, कोई पौधा लगा हुआ है और उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो क्या है, गमले में नीचे क्या है, जड़ हैं उसकी। तो जड़ों ने तो श्वसन की प्रक्रिया करनी होती है। तो अगर वहाँ पर जड़ें जो हैं वो पानी से भर गई हैं तो श्वसन की प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी, है ना। और श्वसन की प्रक्रिया जब नहीं होगी तो क्या होगा, गमले का पौधा जो है वह मर जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें पौधे में कभी भी ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वह नहीं डालना चाहिए। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि में श्वसन अंग क्या होते हैं। तो देखिए, ये सभी हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उच्च जंतु होते हैं। तो इन सब में फेफड़ों के द्वारा या फुफ्फुस के द्वारा श्वसन जो है वह प्रक्रिया होती है। तो ये देखें, यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये मानव का चित्र दिया है। और इन लंग्स में क्या है, मतलब फेफड़ों में यहाँ से वायु आ रही है, वायु आके जो लास्ट में ये स्ट्रक्चर जो आपको एक बलून की तरह दिखाई दे रहे हैं, एयर सैक्स या अल्वोली, इन्हें हिंदी में कूपिका कहा जाता है। तो इन कूपिकाओं के द्वारा गैसेस का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब ये ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में छोड़ देती हैं, जो कि हम जब श्वास लेते हैं वह रक्त से कूपिकाएँ जो हैं उसको अवशोषित करके जब श्वास लिया जाता है तो उच्च श्वसन के समय वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है आपका कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं।
तो देखिए मानव श्वसन तंत्र में शुरुआत जो होती है वह कहाँ से हो रही है, नासा गुहा से, यानी कि जो उससे पहले नासा द्वार हैं, नासा द्वार, इनके द्वारा जो वायु है उसको अंदर लिया जाएगा, वायु नासा गुहा में जाएगी। ठीक है, वायु इधर से कहाँ जा रही है, नासा गुहा में जाएगी, और नासा गुहा जो होती है ये दिखाया हुआ है, नासा गुहा यहाँ से श्वास नली में जाएगी। ठीक है, श्वास नली से ये आगे ब्रोंकियल्स में जाती है, और उसके बाद मतलब ये जो हमारे फेफड़े हैं इनमें पहुँच जाएगी वायु, और फेफड़ों में कुपिका के माध्यम से इनका अवशोषण होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर आएगी जब हम उच्छ्वसन करेंगे। तो इस तरह से ये आपका पूरा चित्र है, ये फेफड़े दिए हुए हैं। अच्छा, इनको नीचे एक आधार दिया होता है, हमारी वक्ष का आधार जो परत होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये भी श्वसन तंत्र में मेन रोल करती है, तो ये भी आपने ज़रूर याद करना है। और पसलियाँ जो हैं वो हमारे फेफड़ों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और जब श्वसन किया जाता है अंतर श्वसन, तब उस वक्त इनकी गति ऊपर की ओर हो जाती है ताकि जो आयतन है हमारी फेफड़ों का वह बढ़ जाए। आयतन बढ़ जाने से अधिक ऑक्सीजन वाली जो समृद्ध वायु है वह ले ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर ये श्वास नली है। आपने इस चित्र को अपनी कॉपी में अवश्य बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा श्वसन तंत्र का चित्र है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इनको अच्छी तरह से चित्र को बना लेंगे, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में कमेंट और लाइक भी करें। धन्यवाद बच्चों।